कुल जनजाति के बारे में पढ़ा था कुछ, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद में शुरुआत करते हैं। देखो परिचय के बारे में देखा था अपन ने, जो कुल जनजाति होती है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और मैक्स मुलर ने इनको कोल या कोलेरियन कहा है, और ऑस्टिक परिवार की ये जनजाति है। ठीक है, नृतत्व शास्त्री और समाज शास्त्रियों ने मुंडा समूह के लिए इसको बोला है। इनका मूल स्थान होता है जो और इनका क्या रहता है, रीवा वाला जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है। इनके जो पूर्वज होते हैं, ये कहते हैं कि जिनके पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी हुआ करते थे। दो टाइप के कोलों की मूल स्थान है, जैसे कि रीवा मध्य प्रदेश के जो कोल होते हैं रीवा राज्य के फरिंदा गांव में, और मिर्जापुर के जो कोल होते हैं अपना निवास स्थान बर्दी राजा के क्षेत्र कुराली गांव को बताते हैं, रीवा में बोलते हैं इनको। और जो मुख्यतः जिनका निवास स्थान बिंदु और कैमू श्रेणी होती है, बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं जैसे रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना, अन्य बात करें तो जबलपुर, राजगढ़ और मंडला में भी निवासरत होते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में बात कर रही थी कि देखो कुछ इनके बारे में जो कहावत है, ओटीबोरम और सिंगबोबा इनके देवता होते हैं। तो इन्होंने क्या एक नर नारी को जन्म दिया था और उनको गुफा में रख दिया था। बहुत टाइम बीत गया, उन्होंने कोई संसर्ग नहीं किया था, जिससे देवता चिंतित होने लगे थे भाई इनकी कि आगे की जनरेशन कैसे बढ़ेगी। फिर उन्होंने बोला था कि सिंह बोगा ने कहा था कि जो नर नारी है उनको चावल और मदरा बनाने का और उसको सेवन करने का उपाय बताया था। फिर ऐसा उन्होंने किया था तो उनसे 12 पुत्र और पुत्रियों का जन्म होता है, उनमें से कोल भी होते हैं। तो सिंह बोगा होते हैं, उन्होंने उनके आदेश के अनुसार जो दंपत्ति होती हैं उन्होंने खाने के लिए कुछ अपनी सामग्री चुनी है। जैसे प्रथम द्वितीय दंपत्ति होते हैं, उसने बैल और भैंस का मांस सुना है तो उनको कोल हो और भूमिज कहते हैं उनको। ठीक है, और जो दंपत्तियों ने निरामिष भोजन चुना था उनको क्षत्रिय ब्राह्मण कह रहे हैं, और कुछ ने बकरे का मांस चुना था, मछली सुनी थी, उनको शूद्र कह रहे होते हैं। और कुछ ने एक युगल ने सैल मछली चुनी, इसलिए भुइया कह रहे हैं उसको। ठीक है, इस तरह से जो अंतिम के लिए कुछ नहीं बचा था। ठीक है, तो प्रथम जो दंपत्ति उसने अपने खाद्य सामग्री कुछ भाग निकाल कर उसको दे दिया था, तो घसिया कहलाते हैं लोग। तो इस टाइप से एक कहानी तो उनकी ये है। दूसरी जो पौराणिक आख्यान होते हैं उसके अनुसार कौल, भील और निषाद जाति की उत्पत्ति होती है असक के पुत्र बैन से होती है। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण, इसमें भी कोलों का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर जो कोल होते हैं सोमवंश के राजा गांधार के पुत्र और कोल को अपना भी वंशज मानते हैं। और कोल होते हैं ना जो मुंडा, सवर, भूमिज अपने को पूर्वज मानते हैं, और जो रामायण कालीन सबरी होती है उससे भी अपना वंशज को जोड़ते हैं। एक अन्य कथा, जो अष्टवक्र ऋषि होते हैं इनके पास एक कामधोनी गाय होती है। ठीक है, और कामधोनी गाय को पाल रखा था, और जो कामधोनी गाय होती है इनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वो। ठीक है, उनका जीवन बहुत मस्त चल रहा होता है। ठीक है, और आसपास के जो लोग थे, इस ऋषि थे, उनसे बहुत जलते थे, इस तरह करते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, इंद्र के पास खबर पहुंच जाती है, तो इंद्र भी अष्टवक्र मुनि होते हैं उनके आश्रम में पधारते हैं। और तो जो मुनि होते हैं अष्टवक्र मुनि इंद्र को बहुत आतिथ्य करते हैं उनका, और इंद्र इनके आतिथ्य के सत्कार से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्होंने बोला कि भाई जी कामधोनी गाय मुझे दे दो। इससे जो मुनि होते हैं, ठीक है, और साथ में चेतावनी दे दी, यदि नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, युद्ध कर देंगे, ऐसी कुछ बातें करने लगा था इंद्र। तो उस गाय ने कामधोनी इशारा करके ऋषि की तरफ किया, कोई नहीं, एवरीथिंग आई विल सी, तो सब कुछ मैं देख लेगी। तो जैसे ही इंद्र और उसके बीच में उसने मना कर दिया ऋषि ने कि भाई मैं नहीं दूंगी, है ना, मैं नहीं दूंगा इसको, गाय को। तो उसके बीच में लड़ाई होता है इंद्र और इसके बीच में, मुनि के बीच में। तो अब जो गाय होती है कामधोनी, वो उसकी मदद करने लगती है, वो गुस्से में आकर अपना सिर होती है उसको दीवार जमीन में मारती है, वो जमीन फट जाती है, उसमें से नर नारी की आवाज़ निकलती है, मारो काटो ऐसे आवाज़ निकलने लगती है। तो किसी के हाथ में तीर होता है, धनुष होता है, तलवार होती है, भाला होता है, फावड़ा होता है, साबर होता है, और इंद्र पर टूट पड़ते हैं वो मारने के लिए। ठीक है, तो वहीं से क्या फिर इंद्र भाग जाता है वहाँ से। तो इस टाइप से जो नर नारी निकलते हैं इसमें जमीन में से, इसमें से कोल, मुंडा, सवर, भूमिज इन जाति के ये लोग निकलते हैं। अब नामकरण के बारे में बात करें तो जो कोल या मुंडा अपनी बोली में सदस्यों को का कहते हैं, हर कहते हैं, हो कहते हैं और कोरो कहते हैं, जिसका मतलब क्या मानव होता है। आर्य भाषा ही होते हैं ना, आर्य जो भाषा बोलते हैं, भाषी होते हैं,
उनको ही जब होर या कोरो होता है, ये सुनाई शब्द देता है तो उसको कोल या कोलो या कोल कहते हैं, है ना। और संस्कृत में जो शब्द इसका कोल का मतलब होता है सूकर होता है, ठीक है। और एक अन्य में बात करें तो कूल का मतलब किनारा होता है, जैसे कि पहाड़ियाँ और नदियों के किनारे जो लोग बसे होते हैं उनको भी कोल कह रहे होते हैं। और कुल का बारे में कुल दैत्य का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। अगला माता सबरी जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाल्गुन का महीना होता है उसकी कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है, उसको कुल जनजाति का कुंभ माना जाता है उस दिन को। और अभी करंट की घटना है 24 फरवरी 2023 की बात थी। तो माता सबरी होती है, उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने सतना जिले में कुल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया था। कब, कहाँ पे, 24 फरवरी 23 में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश सरकार ने सतना जिले में। इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो रंग काला, कद मध्यम, होंठ मोटे और माथा उभरा, बाल काले होते हैं। इनकी प्रोटो ऑस्ट्रेली प्रजाति से प्रजाति से होती हैं। देखो इनके जो उपजातियों के बारे में बात करें तो 22 उपजातियां होती हैं। जैसे ठकुरिया होते हैं, कुबरी की संतान, रावटिया सबरी की संतान, ठकुरिया, रावटिया, बसिया, देसहा, राउतिया, रौतेले, ठीक है, और कागवारिया और गढ़वारिया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, रौतेले वगैरह, रेतुआ, खैरिया, लोनिया, बंदी, चेबहा और बड़गैया। मुख्यतः अपन बात करें तो ठकुरिया, रावटिया, बसिया, देसहा, रौतिया, कबड़िया, कागवड़िया और गढ़वारिया। सामाजिक संगठन के बारे में बात करें तो मुकद्दम के बारे में देखा ही था। जिनकी जो पंचायत होती है कुलों की, उनको गोहिया कह रहे होते हैं। जैसे कि जो कोरकू होते हैं उनकी पंचायत को क्या कहते हैं, मुन्नेरी ऐसा कुछ कहते हैं ना उसको, मैयारी कहते हैं कोरकू की पंचायतों को। जैसे कोलों की पंचायत को गोहिया कह रहे थे। इसका पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुकद्दम कहते हैं। इसके अन्य नाम चौधरी भी कहते हैं, इसको महतो भी कह देते हैं, गोटिया भी कह देते हैं। सार्वजनिक जो प्रशासनिक अधिकारी होता है और जितने सारे सार्वजनिक कार्य होते हैं वो इसमें मुकद्दम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुकद्दम की बिना ना कोई पूजा पाठ होती है और ना ही कोई त्योहार मनाया जाता है। दूसरा बरुआ होता है। जो बरुआ होता है इनका धार्मिक नेता होता है। देवी देवताओं के भाव आते हैं इसमें, बहुत जोर से देवता आते हैं इनके अंदर, और सभी कोल इनका सम्मान करते हैं। और समस्या जो होती हैं उनके लिए सलाह मशवरा भी बरुआ से करते हैं। देखो मुकद्दम हो गया बरुआ, बरुआ का भुइयार आता है। ये भुइयार क्या होता है, बरुआ के बाद दूसरे नंबर का आदमी रहता है, ठीक है, जो जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, पूजा पाठ ये सब काम करता है। इसको अपन ओझा, पंडित या दवार भी कहते हैं। शादी विवाह का काम भी ये कभी कभी पंडित के कार्यों को भी निर्वहन करता है। नेतुआ एक नौता देना काम होता है सीधा सागा। जन्म हो गया, छठी हो गया, भैरवा हो गया, है ना, इन सारे अवसर पर नौता देने का काम करता है गांव गांव में, ठीक है। गांव आवास, इनके जो गांव होते हैं घास फूस के बने होते हैं तो इसको मड़िया या झोंपड़ी कहते हैं अपन, ठीक है। कुल अधिकांश अपने खुले या गांव में, खुले आंगन वगैरह, खुले स्थान गांव में रहते हैं। इनके गांव को अपन कोलिन टोला कहते हैं। जिन क्षेत्रों गांव में कोलों की आबादी घनी होती है उसको कोलान कहते हैं। देखो इनके घर वगैरह कैसे घास फूस के बने होते हैं उसको अपन मड़िया झोंपड़ी कहते हैं। इनके गांव होते हैं बिल्कुल खुले स्थानों पर रहते हैं, ठीक है। इनको अपन कोलिन टोला कहते हैं, है ना। और यदि जो गांव होते हैं कोलों की जो घनी आबादी जहाँ पे रहते हैं उसको कोलान कहते हैं। खान पान में बात करें तो सिंपल सा शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। और जो गरीब कोल होते हैं कोदई भाजी खाते हैं, ठीक है। और उनके जो पर्व त्योहार वगैरह अपन पकवान नहीं बनाते हैं, जैसे पूरी बनाते हैं तो पूरी को ये स्वारी कहते हैं, ठीक है। और जो इनका प्रिय पेय पदार्थ है इनका मदायन होता है। दारू मतलब महुआ की जो मदरा होती है उसको मदायन कहते हैं। देखो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। गरीब कोल मुख्यतः कोदई भाजी खाते हैं, ठीक है। पर्व त्योहारों पर स्वारी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं। प्रिय पदार्थ इनका क्या होता है, महुआ की मदरा होती है। वस्त्र आभूषण के बारे में बात करें तो पंचा, धोती, कुर्ता वगैरह पहनते हैं, ठीक है। पुरुष, महिला धोती बंडी पहनती हैं, ठीक है। और आभूषण में कान में ढार वगैरह, फूल वगैरह ये सब पहनती हैं। अगला जन्म संस्कार। जो लड़का का जन्म होता है उसको शुभ मानते हैं। प्रसव को जन्ना कहते हैं। जिस घर में जो बच्चा पैदा होता है यानी जो प्रसव होता है, ठीक है, जिस मड़िया में, उसको अपन सोबरिया करके, सोर का घर कहते हैं, सोबरिया घर कहते हैं। और प्रसव के दौरान यदि दर्द, वो तो दर्द ज़्यादा होता ही है,
तो इस टाइम पे जो महिला होती है, प्रसूता होती है, उसको मदायन पिला देते हैं, ठीक है। और शिशु जन्म के जो तीसरा दिन होता है उसको प्रसविनी को शारीरिक शक्ति प्रदान करने के लिए दूध में पीपल की जड़ी मिला के पिला देते हैं। जो बहरवा 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 मतलब 12वां दिन होता है, बहरवा मतलब 12वां दिन, यानी शिशु जन्म के जो 12वां दिन होता है उस दिन रिश्तेदार वगैरह, कुटुंब वगैरह उनको आमंत्रित करते हैं और शुद्धिकरण और बच्चे को नामकरण किया जाता है इसके 12वें दिन। मुंडन संस्कार, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है ना, शिशु 3 साल का हो जाता है, तो रामनवमी या फिर बसंत पंचमी के दिन किसी देव स्थल पर जाते हैं और वहां पर मुंडन संस्कार संपन्न कर देते हैं। देखो इसमें जन्म संस्कार में 3-4 चीज पड़ी। एक तो जो प्रसव होता है उसको जन्ना कहते हैं, जिस घर में मतलब जन्म होता है बच्चे का, ठीक है, उसको सोबरिया घर कहते हैं। प्रसव के दौरान दर्द ज्यादा होता है प्रसूता को, तो अपन ये लोग क्या मदायन पिला देते हैं। और जो शिशु का तीसरा जन्मदिन होता है, तीसरा दिन होता है, उस टाइम पे शारीरिक मतलब कमजोर हो जाती है जो प्रसूता होती है, गर्भवती महिला होती है, मतलब बच्चे को जन्म देने के पश्चात में माता होती है जो, तो उसको पीपल जड़ी मिला करके दूध पिला देते हैं। बरहवा का मतलब क्या रहता है, बच्चे का नामकरण वगैरह किया जाता है, सारे रिश्तेदार वगैरह बुलाते हैं घर पे और शुद्धिकरण भी किया जाता है। मुंडन संस्कार वर्ष शिशु 3 साल का होता है, उस टाइम पे किसी देवी स्थान पर जाकर रामनवमी या बसंत पंचमी के दिन मुंडन कर दिया जाता है। मृत्यु संस्कार के बारे में बात करें तो कोल जनजाति में मृत्यु के बाद सबको जलाते भी हैं, दफनाते भी हैं और जलदाग भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें किन के बारे में अपन, जो बच्चे का जो कम उम्र का है, ठीक है, या कम इसका मतलब विवाह नहीं हुआ था, उसको क्या अक्सर दफनाया जाता है। बूढ़े स्त्री पुरुष होते हैं, विवाहित होते हैं, उनको अग्निदाह किया जाता है, उनको जलाया जाता है। और स्त्री की मृत्यु होने पर शव यात्रा में महिलाएं भी शामिल होती हैं। स्त्री की मृत्यु होने पर भी महिलाएं ठीक है। इस क्या देखा था, स्त्री की मृत्यु होने पर शव यात्रा में महिला भी शामिल होती है। और जो उनका मृतक स्तंभ होता है उसको सनेही कहते हैं, जैसे कि कोरकू में मांडो होता है, ठीक है। तो जो देखो जो सनेही मृतक स्तंभ होता है जनरली हर अपने हिंदुओं में भी रहता है इस टाइप से। तो जो कोल जनजाति में मृतकों के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है ये, ठीक है। दाह संस्कार वाले स्थान पर सरई की पेड़ से बना होता है और आयताकार स्तंभ होता है, ऊपर का जो भाग होता है तिकोना होता है इसका। और मृतक के निधन की तिथि वगैरह लिख देते हैं उसमें और विभिन्न आकृतियां इस पर उकरी जाती है। मृतक स्तंभ को इसको सनई कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। विवाह संस्कार में बात करें तो कुल जनजाति में बहु विवाह प्रथा पाई जाती है। इनमें जो वधू मूल्य का प्रचलन नहीं होता है, स्त्री को पुरुष से अधिक महत्व दिया जाता है। यह परिवार और समाज जीवन हेतु अनिवार्य संस्कार होता है। इसमें विवाह संबंध जो होते हैं माता पिता ही तय करते हैं। संतान उत्पत्ति व गृह कार्य में साझेदारी सामान्यतः लड़के वाले ही विवाह प्रस्ताव रखते हैं। वर्तमान में विवाह की सारी रस्में होती हैं जो हिंदू धर्म के आधार पर होती है। कुछ विवाह के बारे में बात करें, मंगनी विवाह के बारे में बात करें, राजी बाजी, ठीक है। मंगनी विवाह सिंपल सा होता है, ये भील जनजाति के जैसे होता है। इसमें क्या होता है, जो लड़का वाला होता है लड़की वाले के यहाँ पर ब्याह का प्रस्ताव लेके आता है, बात पक्की हो जाती है, लड़की वाले मेहमान होते हैं पैर धुलते हैं। पैर मतलब अपन गोड़ भी मिलते हैं, तो सीधे ऐसा आएगा वो लड़की वाले लड़के वाले के पैर धो लेते हैं, गोड़ धोवा कहते हैं इसको। राजी बाजी में क्या होता है कि जो लड़का लड़की होते हैं जो आपस में एक दूसरे को लव करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो अवसर जैसा मौका ले करके वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे भाग जाते हैं, वो घर पर ऊपर छिप जाते हैं। 10-15 दिन तो उसके घर वाले ढूंढते हैं। फिर जो मामला होता है पंचायत की समझ प्रकरण में रखा जाता है। यदि लड़की बोलती है कि भाई मुझे जबरदस्ती भगा के लाया लड़का, तो समझ लो उसको दंड का भुगतान करना पड़ेगा, आर्थिक दंड। और यदि नहीं बोलती आराम से आई मतलब अपने मन से, तो आराम से उनकी शादी करा दी जाती है। अगला मंगर बाटी विवाह प्रथा में, इसमें विवाह के टाइम पर मंडप लगाने की प्रथा होती है, ठीक है। इसको मंगर माटी विवाह प्रथा कहते हैं। सुवासा में क्या होता है कि जो मंगर माटी के दौरान पंडा के द्वारा जो बताए गए स्थान से मिट्टी खोदकर लात लेके आते हैं पंडित के द्वारा,
ठीक है। तो मंडप तक उस मिट्टी को लगा लिया जाता है। नेचू क्या होता है, जो दूल्हे को घर के दरवाजे पर नहलाने की परंपरा होती है उसको नेचू कहते हैं। लावा परसाई में क्या होता है, दुल्हन के द्वारा निभाई जाने वाली जो रस्म होती है उसको लावा परसाई कहते हैं। ठीक है। अगला आ जाओ, भाषा के बारे में बात करें। देखो अपन ने देखा था कि जो मुंडा या कोल भाषा होती है और ये अधिक प्राचीन मानी जाती है। ठीक है। मुंडा समूह की जो कोरकू और गदवा या फिर खैरवार जनजाति मुंडा बोलती हैं। वर्तमान में कोल बुंदेलखंड में रहते हैं, क्षेत्रीय बोली बघेली को बोलते हैं। तो बात करें सतना के जो कोल हैं वो बुंदेली मिश्रित बघेली बोलेंगे, सीधी की बोले भोजपुरी मिश्रित बघेली बोलेंगे, रीवा के मूल तरह बघेली बोलते हैं। शहडोल मंडला और रायगढ़ के जो कोल होते हैं वो छत्तीसगढ़ी मिश्रित बघेली बोलते हैं। धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो इनमें बहुदेववादी प्रथा होती है, प्रकृति पूजक होते हैं, जीववाद में विश्वास रखते हैं, हिंदू देवी देवता और जो गंगा यमुना की नदियों की पूजा करते हैं, फसलों की भी रक्षा के लिए सूर्य चंद्रमा पवन इंद्र की पूजा करते हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं, बीमारियों का इलाज परंपरागत तरीके से करते हैं। अगला बात करते हैं अपन इनके देवताओं के, जैसे ठाकुर देव के बारे में। इनके क्या होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। ठीक है। जब ग्राम देवता हैं तो सीधे से गांव के रक्षक होंगे, गांव में जो आपदा आ रही है उनको दूर करते हैं। ठीक है। जो ठाकुर देव का जो स्थान है गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। अपन जनरली गांव में देखते हैं ऐसा ही होता है, और वृक्ष के ऊपर सफेद ध्वजा फहराई जाती है। बीमारी आने पर गांव के लोग होते हैं ठाकुर देव की पूजा करते हैं, और प्रत्येक पर्व त्योहार पर जो पर्व त्योहार वगैरह होते हैं ठाकुर देव भी की होम धूप दे करके पूजा की जाती है। बड़का देव कुलों का इनमें बहुत विश्वास होता है। बड़का देव सभी वस्तुओं में व्याप्त होते हैं, इसलिए इनको महादेव बड़का देव के रूप में पूजित हैं। गांव की जो पूर्व दिशा होती है उसमें देखो ऐसे ये वाला जो डायरेक्शन होती है इधर में पूर्व कह रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में इनका स्थान होता है। वर्ष में एक बार बड़का देव की सामूहिक पूजा की जाती है। सर्वशक्तिमान देव होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अहिर बाबा के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा में, देखो पूर्व दिशा में बड़का देव का, उत्तर पश्चिम दिशा में अहिर बाबा का मंदिर होता है। ठीक है। और घर के कोने में एक चबूतरा बना करके अथवा जमीन में मिट्टी की 2 शिवलिंग बना करके इनकी पूजा आकृति बना दी जाती है। ठीक है। ये भी नव दुर्गा में इनकी पूजा ज्यादा होती है। घासी घमसान के बारे में बात करें, कुलों के पूर्वज देवता होते हैं। ठीक है। इनके बारे में देखें तो गांव में चबूतरा बनाकर स्थापना की जाती है। गांव के बाहर महुआ नीम या आम का वृक्ष होता है, उसमें पश्चिम दिशा में इनकी स्थापना की जाती है। वर्ष में एक बार पूजा की। ऐसा बोलते हैं जो गांव की विपत्तियां से रक्षा, बीमारियों की रक्षा और पुत्र की कामना के लिए करते हैं। कहा जाता है कि जो 6 भाई थे और आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। ठीक है। तो ये इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। 9 दिन तक होम धूप देते हैं। 9वें दिन गेहूं के आटे से 5 रोटी बना करके चौतरा पर घासी गमसान को चढ़ाते हैं। अगला सन्यासी देव। सन्यासी देव के बारे में बात करें तो गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर सन्यासी देव की स्थापना करते हैं। सनगढ़ मूर्ति या खम्भ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। बाहें बाधाओं से बीमारियों से गांव को प्रवेश में रोकते हैं, और नवदुर्गा में इनकी पूजा करती है। बनसती देवी गांव कोल मतलब वन ग्रामों में रहते हैं, इसलिए वनस्पतियों के उपयोग से सदा उपकृत होने वाले के कारण वनस्पतियों का देव के रूप में पूजते हैं। शारदा माई बघेलखंड के जो कुल होते हैं शारदा माई मैहर को माता के रूप में बहुत मानते हैं। नवदुर्गा में जाकर के उनके प्रचंड दर्शन करते हैं। ठीक है। और कामना लेकर आशीर्वाद लेके आते हैं। प्रगट देवता भी है। देखो एक बार देवताओं के नाम देख लेते हैं। ठाकुर देव, बड़का देव, अहिर बाबा, ठीक है, और घासी गमसान, सन्यासी देव, बनसती, शारदा माई और प्रगट देव इनके देवता हो जाते हैं। प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करें तो कुल हर्ष उल्लास के साथ बड़े पर्व और त्योहार मनाते हैं। अपार खुशियां और संस्कृति का पोषक भी हैं। मकर संक्रांति का अवसर होता है, अभी लास्ट में देखा भी था अपन ने। सीधी जिले के जो गऊ घाट होता है वहाँ पे कोल जनजाति के विशाल मेले का आयोजन करती है। कोल हिंदुओं के प्रभाव में आकर के हिंदुओं के भी सभी त्योहार मनाते हैं। प्रमुख नृत्य और गीत के बारे में बात करें तो कोल दहका या कोल दहकी ये कोलों का पारंपरिक और सर्वप्रिय नृत्य होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब क्या हो रहा है इसका, कोलों का दहकना
यानी अति उत्साह और उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपद संचलन और अपनी आदिम ऊर्जा के साथ नृत्य करते हैं। देखो कोल दहका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पुरुष वादक व गायक दोनों की भूमिका निभाते हैं और प्रश्नोत्तर शैली में गाना गाया जाता है। इसमें कोल दहका के केंद्र में महिलाओं का नृत्य और पुरुषों का ढोलक वादन होता है। अन्य नाम इसको कोल हाई नाच भी कहते हैं। अपन को याद रखना कोल दहका है ना, कोलों का नृत्य होता है। कहरा, देखो कहरा एक बीट होती है, मतलब जो ढोलक को बजाते हैं उसकी बीट होती है। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। और कोलों के अलावा बारी जाति का जो कहरा नृत्य विशेष लोकप्रिय है। मुख्य ताल कहरवा होती है, जो पुरुष और महिला अलग अलग नृत्य शैली में नृत्य करती हैं, ठीक है। और भगेलखंड का प्रतिनिधि व सर्वप्रिय नृत्य भी यही है। अगला सोहर गीत। सोहर से अपन समझ रहे हैं, मतलब जो बच्चे होता है उस टाइम पे जन्म के समय गाए जाते हैं। विवाह मतलब कई टाइप के गाने होते हैं, गारी गीत, सुहाग, सबनई, है ना, लवा, परोशन, परशन गीत वगैरह सब होते हैं। अला दादर गीत, जब बारात, जब वधू के दरवाजे पर वेलकम टाइप का गीत होता है, ठीक है। जब बारात होती है, वधू के दरवाजे पर आती है, तो उसके दौरान पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, स्त्रियां उसमें नृत्य करती हैं। भगत गीत नवरात्रि के टाइम पर। कहरा गीत अभी देखा ना, जो कहरा गीत। और दो तलिया नारदी नृत्य स्त्रियों के द्वारा। और हिंदुली कजली गीत हरितालिका तीज पर किया जाता है। एक बार दोबारा देखो नृत्य के बारे में। कोल दहका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नृत्य होता है जो, ठीक है। अगला कोल कहरा गीत होता है, सोहर गीत होता है, विवाह गीत होता है, दादर गीत, भगत गीत, कहरा गीत, है ना, और रोतलिया नारदी गीत और हिंदुली कजली गीत। काष्ठ कला के बारे में मंगरोहन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। तो विवाह मंडप को कहा जाता है मंगरोहन, ठीक है। गांधारी के श्राप से संबंधित मिथक से जुड़ा हुआ है। गोदनहार, कुल जनजाति में महिला जो गोदना का कलाकार होती है, वो गोदनहार का कलाकार। उखान या कहनूत, कुल जनजाति में कहावतें जो मुहावरे होते हैं उनको उखान या कहनूत कहते हैं। देखो कास्ट इनके बारे में देखें, मगरोहन क्या होती है, कास्ट कला होती है एक टाइप से। विवाह मंडप के टाइम पे, मंडप ही कहते हैं उसको, विवाह का मगरोहन, ठीक है। और गोदनाहार जो रहती है, कुल जनजाति में महिला गोदना का कलाकार करती हैं, उनको गोदनाहार कहते हैं। और कुल जनजाति में कहावतें मेरा मुहावरे नहीं होते हैं, उनको उखान या कहनूत कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार कुल जनजाति के किसान नागपंचमी के दिन हल को नहीं छींटते हैं। तो इस टाइप से ये खत्म हो जाता है कौन सी कुल जनजाति। एक बार अपन ने देख लिया। देखो इसके बारे में मुख्यतः जो नृत्य वगैरह होते हैं, त्योहार, ठीक है, इनके जो देवता वगैरह होते हैं, ठीक है, भाषा के बारे में, और इनके कुछ विवाह जैसे कि बात करें मंगनी विवाह हो गया, राजी बाजी, मांगर माटी, नेचू और लावा परसाई। देखो नेचू मतलब दूल्हा को घर के दरवाजे पर नहलाने का परंपरा। लावा परसाई मतलब दुल्हन के द्वारा जो रस्में निभाई जाती है। सुबासा मतलब मांगर माटी के दौरान जो पंडा बोल देता है ना, उस साथ मिट्टी को खोद करके लाते हैं ना, तो मंडप तक उस मिट्टी को लाया जाता है, उसको सुबासा कहते हैं। मंगर माटी प्रथा होती है विवाह मंडप लगाने की प्रथा वगैरह, ठीक है। अपन एक इम्पोर्टेंट है इसमें सनेही स्तंभ। सनेही स्तंभ क्या होता है कि मृतक स्तंभ होता है, ठीक है। सम्मान, कोई आदमी मर जाता है तो उसके सम्मान में बनाया जाता है, या आयताकार होता है, ऊपर का जो भाग रहता है कैसा तिकोना रहता है, सरई के पेड़ से बना होता है, ठीक है। इस पर निधन की तिथि आकृतियां उकेर दी जाती हैं। अगला शुरुआत करते हैं अपन कौन सा, कोल जनजाति के बारे में। गौड़ जनजाति को शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल जनजाति है, समूह के आधार पर, लेकिन पर्टिकुलर जनसंख्या के आधार पर अपनी भील जनजाति है। यहाँ पे लिखा हुआ है। और मध्य प्रदेश की, देखो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति होती है।
और उपजातियों या समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भी। तो गौंड जनजाति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से और मूल द्रविड़ परिवार से होती हैं। जनसंख्या लगभग बात करें 33% की, इसको मत ध्यान दो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो गौंड रहते हैं छिंदवाड़ा में रहते हैं, ठीक है। गोधारिन के बारे में बात करें, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर अपन ने देखा था कौन सा गोदनहार जो महिला होती हैं, महिला जो गुदना की कलाकार होती हैं कोल जनजाति में, उसको गोदनहार कहते हैं। ऐसे गौंड जनजाति में जो महिला गुदना का कार्य करती है उसको गोधारिन कहते हैं। और इनका जो प्रिय गुदना होता है उसको पोंचा कहते हैं। देखो अभी क्या देखा अपन ने कि सबसे बड़ी जनजाति भारत की गौंड है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंध रखते हैं, सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में गौंड रहते हैं। और जो महिला गुदना का काम करती है उसको गोधारिन कहते हैं। कोल जनजाति में जो महिला गुदने का काम करती हैं उसको क्या कहते हैं, गोदनहार कहते हैं। इनका तो नाम आसान था, इनका भी गोधारिन और है ना, गोदनहार। और प्री गुदना होता है इनका पोंचा होता है। बेरियल एल्विन बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट भूमिका रही है इनकी। अपन देखें इनका बहुत सारी जनजातियों नाम देखेंगे, इन्होंने रिसर्च वगैरह इन पे किया है। 1947 के टाइम पे द मुड़िया एंड देयर घोटल नाम की एक इन्होंने कविता लिखी है, सॉरी किताब लिखी है। दापा प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दापा प्रथा में क्या रहता है अपन आगे देखेंगे। स्त्री होती है, उसने एक शादी करी, अब लेकिन उस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना, उसको दूसरे लोग के साथ रहते हैं, दूसरे आदमी के साथ में रहना है। तो जो पहले वाला पति है भाई वो तो घाटे में चला गया, तो दूसरी व्यक्ति से शादी करेगी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो पहले वाली व्यक्ति को जो पंच होते हैं, पंच वगैरह, उसको कुछ राशि घोषित कर देते हैं तो उसको देते हैं। यानी स्त्री का जो नया पति होता है पहले वाले पति को पंचों के द्वारा घोषित राशि दंड के स्वरूप में देता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। जो गौंड होते हैं उनको रावण वंशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रावण वंशी कहते हैं। गौंड शब्द की उत्पत्ति होती है तेलुगु भाषा का एक कौंड नाम का शब्द है उससे होती है। कहाँ से, तेलुगु के कौंड शब्द से होती है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पर्वत या पहाड़ होता है। और जो गौंड अपने आप को कोयतोर भी कहते हैं। क्या, कोयतोर। और कोयतोर का मतलब ही क्या रहता है, पहाड़ों पर रहने वाले। देखो गौंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कौंड से हुई है। कौंड का मतलब पहाड़ या पर्वत होता है और गौंड अपने आप को कोयतोर कहते हैं, ठीक है, कोयतोर कहते हैं। और कोयतोर का मतलब रहता है पहाड़ों पर रहने वाले, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ इनका निवास स्थान। जैसे अपन जब नक्शा देखेंगे इसका एमपी का, इसे प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो जब एमपी का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी रहती है और यहाँ पे सतपुड़ा रहती है। और इनकी जो बीच में जो नदी का जो फ्लो रहता है वो अपनी एक नर्मदा नदी बह रही होती है। तो इनका जो निवास स्थान बात करेंगे अपन, तो नर्मदा नदी के दोनों ओर, यानी जो ऊपर विंध्य पहाड़ी रहती है, नीचे सतपुड़ा रहती है, तो इनके जो किनारों पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे इनका निवास स्थान बहुत है। जैसे कि बात करें छिंदवाड़ा है ना, बालाघाट, मंडला, बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुरम, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा इनका निवास स्थान है। अगला मैं यदि बात करता हूँ क्या चीज़ कि उनकी उत्पत्ति के बारे में, तो एक मिथक है, इसके अनुसार इनका जन्म शिव एवं पार्वती से हुआ है। बाद में अत्यधिक शिकार के कारण शिवजी के द्वारा गौड़ों को गुफा होती है उसमें कैद कर देते हैं, ठीक है। बाद में एक लिंगो राय आते हैं और लिंगो राय के द्वारा गौड़ों को मुक्त करा दिया जाता है। और इसी टाइप से जो लिंग रहते हैं, लिंगो रहते हैं, लिंगों को बड़ा देव के रूप में स्थापित कर देते हैं। आगे जो अपन जब इनके देवता व धार्मिक जीवन देखेंगे तो लिंगो राय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको बड़ा देव के रूप में पूजते हैं। देखो क्या देखा अपन ने, जो गौंड है इसकी शब्द की तेलुगु भाषा के कौंड से हुए। कौंड का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, ठीक है। और ये अपने आप को कोयतोर कहते हैं। कोयतोर का मतलब क्या होता है, पहाड़ों पर रहने वाले, ठीक है। इनका जो निवास स्थान बात करूँ तो नर्मदा नदी के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा जो क्षेत्र होता है वो होता है। मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतूल,
नर्मदापुरम, नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर, ये सब होते हैं। इनकी उत्पत्ति मिथक के अनुसार शिव पार्वती से हुई है। बाद में क्या होता है, भोजा शिकार के द्वारा शिव जी के द्वारा गौड़ों को गुफा में कैद कर देते, लेकिन लिंगोराय बहुत तपस्या वगैरह करते हैं शिव जी की, तो ये गौड़ मुक्त करा देते हैं, गौड़ों को मुक्त करा लेते, इसलिए गौड़ों में जो लिंगोराय होते हैं सबसे मुख्य देवता के रूप में, बड़ा देव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। शारीरिक संरचना भाई द्रविड़ मूल के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के हैं, तो इनका कद मध्यम होगा, रंग काला होगा, माथा चौड़ा, नाक चपटी, नथुने चौड़े, बाल सीधे। स्त्रियों का जो कद होता है पुरुषों की तुलना में छोटा ही होता है। सामाजिक संरचना में देखेंगे, सामाजिक प्रकार, उपजातियां, गोत्र, विवाह, घोटुल, रहन सहन, मृतक। सबसे पहले प्रकार के समाज का प्रकार देखें तो देखो इनका प्रतिसत्तात्मक समाज रहता है, यानी प्रतिसत्तात्मक मतलब क्या होगा, ये पुरुष रहेगा, वो हेड रहेगा, हेड ऑफ द फैमिली रहेगा। और गौड़ों में संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं सामाजिक संगठन के बारे में। तो गोटिया, कोटवार और बेंगा गुनिया। तो गोटिया रहता है वो मुखिया रहता है परिवार का, कोटवार होता है, कोटवार देखो गोठिया मतलब पंचायत का मुखिया रहता है इनका, कोटवार होता है इनकी गोठिया की मदद करने के लिए, प्रशासन में अधिक अधिकार सुरक्षा की संबंधित बातें की जाती है। जो बेंगा होता है तांत्रिक या क्रिया करने वाला था। अभी अपन ने देखा था मुकद्दम के बारे में देखा था, ठीक है, चौधरी भी कह रहे थे कौन कोल जनजाति में, ठीक है, चौधरी, मुकद्दम, है ना। और इनकी जो पंचायत थी तो गोहिया कह रहे थे, है ना। और दूसरे में बरुआ था उनका, ठीक है। और एक जो नौता देने वाला निहुतिया था, ठीक है। एक और कौन था, बरुआ और इस ना निहुतिया वगैरह था ना उसमें। अब यहाँ बात करते हैं अपन व्यवसाय के आधार पर। तो देखो अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूत, सोलास, ये व्यवसाय के आधार पर गौड़ जनजाति में क्या डिवीजन रहेगा। ऐसे अगरिया, अगर जो लोहे का काम करते हैं उनको अगरिया कहते हैं। जो मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का काम करते हैं, ठीक है, उनको प्रधान कहते हैं। और जो जादूगर या तांत्रिक का कार्य करते हैं उनको ओझा कहते हैं। और नाच गाने का काम करते हैं कोयला भूतस कहते हैं। जो बड़ेगिरी का काम करते हैं उनको सोलाहस कहते हैं। देखो क्या देखा अपन ने, व्यवसाय के आधार पर अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतस, सोलाहस, 5 टाइप है, ठीक है, मुख्यतः इनके। कौन कौन से, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतस और सोलाहस। और प्रशासन के आधार पर बात करें तो मुख्यतः 2 होते हैं, अपन कभी कभी 3 भी पढ़ लेते हैं, तो राजगौड़ और दुर्गौड़। देखो राजगौड़ नाम से पता लग रहा है राजाओं के, है ना, मतलब एक के टाइम पे भूस्वामी वगैरह होते हैं ना जो टाइप के, उनको राजगौड़ कहते हैं। दुर्गौड़ मतलब सामान्य वर्ग होते हैं। एक मुरिया माड़िया भी होते हैं, अत्यंत पिछड़ी जनजाति होती है इनमें। 3 कैटेगरी, एक बिल्कुल टॉप वाले, है ना, एक सामान्य मतलब मिडिल वाला, एक बिल्कुल सबसे निचले वाला, तो मुरिया माड़िया। राजगौड़, दुर्गौड़, मुरिया माड़िया। देखो क्या देखा अपन ने, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड या से हुई है, जिसका मतलब पर्वत पहाड़ होता है। कोतर कहते हैं अपने आप को, पहाड़ों पर रहने वाले, नर्मदा के दोनों ओर निवास करते हैं, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति शिव पार्वती से मानी जाती है। तो इनको शिवजी होते हैं, बौद्धा शिकार के कारण गुफा में पैक कर देते हैं। फिर एक लिंगोराय होते हैं, बौद्धा तपस्या करते हैं किसकी, शिव जी की, तो शिव जी फिर उनको मुक्त करा देते हैं। तो बाद में अपन देखेंगे जब इनको लिंगोराय होते हैं उनको बड़का देव के रूप में, बड़ा देव के रूप में इनके स्थापित हो जाते हैं। द्रविड़ मूल के हैं, ठीक है। समाज का प्रकार प्रतिसत्तात्मक होता है, पुरुष हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली। और संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलता है इनमें। सामाजिक संगठन के बारे में तो गोटिया, कोटवार और उनका बेगा या गुनिया होता है, ठीक है। व्यवसाय के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतस और सोलाह। अगरिया मतलब लोहे का काम करने वाला, प्रधान मतलब पूजा पाठ करने वाला मंदिरों में, ओझा मतलब जादूगर तांत्रिक होता है, कोयला भूतस मतलब होता है नाच गाने वाला, सोलाहस मतलब बड़ेगिरी का काम करना। प्रशासन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, राजगौड़ और दुर्गौड़। राजगौड़ मतलब भूस्वामी होता है बिल्कुल टॉप वाला, दुर्गौड़ होता है सामान्य वर्ग। एक अन्य बात करते हैं मुरिया माड़िया, जो कि सबसे पिछड़ी जनजाति है। अगला बात करेंगे अपन गोत्र व्यवस्था के बारे में। देखो जो गाँव होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनको कोर कहा जाता है। और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है टाइप से, ठीक है। विवाह के बारे में बात करें, लोग सामान्यतः एक विवाह करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये बहुविवाह भी, पुनर्विवाह और विधवा विवाह भी कर लेते हैं। इनमें समगोत्री विवाह भी चलता है। और समगोत्री विवाह पर प्रतिबंध है, ठीक है। मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मांगर माटी कहते हैं। देखो देखेंगे गोत्र व्यवस्था, गाँव को कोर कहते हैं,
विवाह के टाइम पर सामान्यतः एक ही विवाह करते हैं, कभी कभी बहुत सारे विवाह कर लेते हैं। पुनर्विवाह, विधवा विवाह सबका प्रचलन होता है, लेकिन जो समगोत्री विवाह इनमें प्रतिबंध होता है। मंडप गाड़ने की प्रथा को मंडप मांगर माटी कहते हैं। अब इनके महत्वपूर्ण विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे चढ़ विवाह। चढ़ विवाह में सिंपल सा है भाई, सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है। इसमें जो वर पक्ष होता है, अभी आज के टाइम पे जो चलता है, जैसे कि जो वर पक्ष होता है वो क्या होता है, बारात लेकर के लड़की के घर पर जाता है, कन्या पक्ष के घर पर जाता है। पठौनी विवाह, इसमें उल्टा होता है, जैसे जो लड़की होती है वो बारात को लेकर लड़के के यहाँ पे आती है और लड़के घर में भामरे लेकर के और लड़के को यानी दूल्हा को विदा करके अपने घर पे लेके चली जाती है। हालांकि प्रेजेंटली ये प्रथा प्रचलन में नहीं है। लमसेना या फिर सेवा या घरजिया विवाह के बारे में बात करें, जिसमें गौड़ जनजाति में क्या होता है, अपनी भाषा में विवाह को लमझना कहते हैं, है ना। जो वधू मूल्य को दूध बंद, यानी इसमें क्या रहता है, जैसे कोई लड़का है, ठीक है, तो वो वधू मूल्य नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में वधू मूल्य दिखाने के लिए नहीं चुकाने की स्थिति में होता है, तो जो लड़की वाला होता है उसके घर में जाकर के काम करता है 2 साल तक, 3 साल तक, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में काम करता हो, 3 से 7 साल तक करता है कम से कम, तो उस टाइम को लमसेना टाइम कहते हैं, लमसेना अवधि कहते हैं। ठीक है, मान लो जो उसका लड़की का पापा होगा, उसको पसंद आ गया लड़का, नहीं लड़का बहुत बढ़िया काम वाला है, ठीक है, तो जो अवधि समाप्त हो जाती है उस टाइम पर लमसेना होता है ना, उस लमसेना के सारे खर्चे वगैरह होते हैं लड़की का पापा ही सहन करता है उनको, ठीक है। स्वयं के खर्चे पर लड़की का विवाह कर देता है, और जो लड़का होता है यानी जो लड़के का ससुर होता है वो लड़के को यानी लमसेना को गांव में ही कोई थोड़ी सी जमीन वगैरह देता है, बैल वगैरह हल वगैरह देता है, और उसको बोल देता भाई बेटा यहीं पे रहो, स्वतंत्र जीवन यापन करने की सुविधा भी दे देता है वो। ये दूध लौटावा, देखो दूध लौटावा सिंपल सा लग रहा है, देखो मामा की लड़की है वो फूफा के लड़का से विवाह कर ले, फूफा की लड़की है वो मामा के लड़का से विवाह कर ले, तो यानी एक टाइप से भाई बहन ही होते हैं आपस में, तो वो आपस में विवाह कर लेते हैं मामा फूफा के लड़का लड़की, तो उसको दूध लौटावा कहते हैं। बघेली विवाह में एक टाइप से क्या लव मैरिज होती है, देखो लड़का होता है, जो लड़का लड़की मम्मी पापा नहीं मान रहे ना, तो ऐसे मान लो लड़की के माता पिता विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो लड़की भाग करके लड़के के गांव में चली जाती है, और लड़की अब उसी गांव की मानी जाती है, गांव के पंच पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और गांव में ही उसका विवाह हो जाता है। अगला बलात् विवाह, यानी जबरदस्ती भी विवाह कर लेता है भाई, ठीक है। ये पॉलीथर विवाह होता है। पॉलीथर में क्या होता है, अपहरण विवाह, किडनैपिंग करके लड़की नहीं आ रही तो जबरदस्ती उठा के लेके आ जाओ। प्रीति विवाह में क्या होता है, इसमें जो वधू मूल्य, इसमें वधू के पिता को वधू मूल्य देना अनिवार्य होता है, ठीक है। अपन देखो विवाह कौन कौन से देखे, सबसे पहले चढ़ विवाह देखा, सबसे प्रचलन होता है भाई, लड़का जो दूल्हा है तो लड़के यहाँ पे लेने आता है। उल्टा होता है इसका पठौनी विवाह, लड़की होती है यानी दुल्हन दूल्हा के यहाँ पे जाती है और दूल्हे को वापस अपने घर पे लेकर आती है, कहाँ पे भावर वगैरह डाल के। फिर होता है लमसेना, एक टाइम पीरियड होता है, जो व्यक्ति जो लड़का अपना वधू मूल्य नहीं चुका पाता है, ठीक है, तो वो किसी लड़की के घर में जाकर के उसके ससुर का काम वाम करता है, 3 से 7 साल तक करता है, उसको लमसेना अवधि कहते हैं, ठीक है। जब ये अवधि समाप्त हो जाती है, उसको पसंद आ जाता है, तो वो अपने खर्चे पर उठा करके उसको शादी विवाह कर देता है लड़की का, और उसको रहने करने के लिए जगह वगैरह भी एक गाँव में, ठीक है, और हल बैल वगैरह भी दे देता ताकि वो भी स्वतंत्र अपना जीवन यापन करता है। फिर दूध लौटावा देखा, दूध लौटा में सिंपल सा रहता है भाई कि दूध लौटा में क्या रहता है कि मामा फूफेरे आपस में शादी विवाह कर लेते हैं, ठीक है। एक बघेली विवाह में यानी लड़की जबरदस्ती से, जब उसके मम्मी पापा नहीं मान रहे तो लड़के वाले के घर में जाकर के भक्की चली तो उसके घर में रहने लगती है, ठीक है। तो पंचायत वाले डिसाइड कर लेते हैं भाई इसका विवाह कर दो। फिर उसके बाद में बलात् विवाह, जबरदस्ती से दोनों ब्याह कर देते हैं। एक पॉलीथर में अपहरण ब्याह होता है, लड़की वाला नहीं मानना है तो लड़की को उठा कर लेके आते हैं भाई। फिर उसके प्रीति विवाह में क्या रहता है, जो वधू मूल्य, वधू के पिता को वधू मूल्य देना इसमें अनिवार्य होता है। देखो एक मंडवातरी विवाह, मंडवातरी में क्या होता है, पठौनी, चढ़ विवाह और सेवा विवाह, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग है ना, पठौनी और चढ़ और लमसेना, इन तीनों को मिला करके ये कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, मंडवातरी कहते हैं। मंडवातरी विवाह, आज तो मंडवातरी का मतलब रहता है पठौनी, चढ़, सेवा विवाह। अब आती है भाषा के बारे में, देखो गोंडी
डोरली, मंडलाही, पारसी, है ना, जो द्रविड़ भाषा से संबंधित है ना, वो ये होंगी। और अन्य में हल्बी हो गई और भत्तरी भाषा हो गई। और गोंडी भाषा को वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। अन्य के बारे में, अब उपजातियों के बारे में देखें, देखो मुड़िया, मारिया, बाइसन, हॉर्स माड़िया, ठीक है, भीमा एमपीएससी में पूछा गया है। आरक के बारे में बात करें, मघेला, खटोला, नागरची, सोनझरी, ठीक है, असुर, मोमिया, मोध्या और मोहिया। देखो मुड़िया, मारिया, मोहिया, मोध्या, है ना, मुड़िया, मारिया, मोहिया, मोध्या, मोघ्या, मघेला, खटोला, नागरची, सोनझरी, भीमा, आरक, बाइसन, हॉर्स माड़िया। एक्चुअली में क्या, इनको बार बार अपन करेंगे प्रैक्टिस तो याद हो जाती हैं। देखो मुख्यतः अभी जब देखा था पहले कौन कौन सी, जो 5 तो वैसी थी व्यवसाय के आधार पर, वैसे कि प्रधान देखा था अपन ने, ठीक है, कोयला भूतस देखा था इनका, ओझा देखा था, ठीक है, ओझा, और सोलाहस देखा था, है ना। तो इनकी जो उपजातियां थी कौन सी, उसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। एक राजगौड़, धुरगौड़ देखा था। और अन्य में बात करें तो मुड़िया, मारिया, बाइसन, हॉर्स माड़िया, भीमा, आरक, मखीला, खटोला, ठीक है, और नागरची, सोनझरी, आसुर, मोमिया, मोध्या और मोहिया। गोत्र, इनके गोत्र उनको कुर कहते हैं, या लोन भी कह देते हैं, बान भी कहते हैं, तीनों नाम है इनके। देखो क्या क्या इनके नाम, कुर भी है और लोन भी है और बान भी है। यहाँ पे अपन ने देखा लिया था कि इसमें एक ही गोत्र के ब्याह नहीं होते हैं। गौड़ों में कितने 62 गौड़ प्रचलन है, कितने 62, ठीक है। और ये देवगुड़ी के बारे में बात करें तो इसमें जो गौड़ों की आध्यात्मिक संसद कहलाता है। इसमें सभी ग्रामवासी जो सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। देवगुड़ी, देखो एक देवगुड़ी वर्ड देखा था, और एक यहाँ पे अपन ने एक शब्द देखा था, कौन सा, कि तीनों जो ब्याह होते हैं ना आपस में, तीनों मंडवा तरी विवाह कहते हैं ना इसको, जहाँ पे कि चढ़ विवाह, और फिर चढ़ का उल्टा क्या होता है, पठौनी विवाह होता है, और सेवा, तीनों को मिला करके, ठीक है, ये मंडवा तरी कहते हैं। और एक यहाँ पे अपन ने देखा कौन था, देवगुड़ी, बेटा में आध्यात्मिक संसद होती है। अब बात कर रहन सहन के बारे में, देखो इनके मकान कैसे कच्चे होते हैं भाई, तो इनको सजाने के लिए नोहडोरा चित्रकारी करते हैं। नोहडोरा चित्रकारी गोंडों से संबंधित है, सीधी सी। इनके मोहल्ला को टोला कहते हैं, और अतिथि गृह तो उसको बंगला कहते हैं, ठीक है। देखो सामान्यतः कच्चे मकान होते हैं, सजाने के लिए नोहडोरा चित्र बनाते हैं, मोहल्ला को टोला कहते हैं, अतिथि गृह को बंगला कहते हैं। खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार से होते हैं, ठीक है। भोजन में सामान्यतः मोटे अनाज और कंदमूल का प्रयोग करते हैं। इनका पेज प्रिय होता है। देखो कोल देखे थे अपन ने, ठीक है, कोलों का जो प्रिय क्या था, मतलब इनका जो प्रिय पेय था मदारिन था, ठीक है, मदाइन था, है ना, जो महुआ, कच्ची महुआ से दारू बनाते मदाइन। इनका प्रिय पेज क्या है, इनका प्रिय भोजन क्या है, पेज है कोदो, कुटकी और गेहूँ, इनको बनाते हैं, ठीक है। मदरा पेय पदार्थ इनका, और जो पेज होता है प्रिय भोजन होता है। दिन में 3 बार भोजन करते हैं। देखो सुबह, दोपहर और रात में। सुबह को बासी, दोपहर में पेज और शाम को बयारी। घोटल विवाह प्रथा के बारे में बात करें, देखो विवाह से पहले की जो यौन शिक्षा होती है, उसके उद्देश्य से बच्चों को माता पिता के काम संबंध या यौन संबंध से दूर रखने के लिए गांव के बाहर, जंगल या खेत में के नजदीक बनाए जाने वाले गृह होते हैं, ठीक है। तो घोटल में लेने वाले जो युवक होते हैं उसको मोटियारी कहते हैं, जो युवतियों को मोटियारी, और जो युवक होते हैं उनको छोले कहते हैं, ठीक है। युवकों को छोले कहते हैं, युवतियों को मोटियारी। यानी विवाह से पहले जो शिक्षा के उद्देश्य से जो ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, बच्चों के माता पिता के काम से संबंधित, यौन से संबंधित दूर रखने के लिए गांव के बाहर, जंगल में, खेत में। ऐसे जो घोटल कहाँ पर, घोटल गृह कहाँ पर, गांव के बाहर या खेत में के नजदीक बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो घोटल में जो गृह में जो भाग लेते हैं ना, तो उनको युवकों को क्या कहते हैं, छोले कहते हैं, लड़कियों को मोटियारी कहते हैं। इनका मृतक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो गांव में अग्निदाह और दफनाने की प्रथा होती है। देखो स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है तो इसको अग्निदाह किया जाता है।
यदि बीमारी वगैरह से, प्लेग, हैजा, सांप डस गया, ठीक है, तो इससे यदि मर जाता व्यक्ति उसको दफना देते हैं। और मृत्यु का जो 10वां दिन होता है तो उस दिन मृत्यु भोज होता है, तो उसको 10 मानी कहते हैं या 10 गात्र कहते हैं। गौड़ों में विश्वास है कि कर्म के अनुसार आत्मा भूत योनि या देव योनि में जाती है। तो भाई मान लो भूत योनि में जा रही है तो देव योनि में पहुंचाने के लिए क्या एक पूजा देनी पड़ती है, कौन सी? मिलोनी पूजा। तो मिलोनी पूजा दे देते हैं तो आत्मा देवत्व को प्राप्त हो जाती हैं। मृत्यु के अवसर पर प्रधान जो रामायण, पंडवानी, गोंडवानी गीत गाता है, देखो क्या है, अग्निदा दफान या दफनाते हैं। स्वाभाविक रूप से मृत्यु आती है तो अग्निदाह, ठीक है, और यदि बीमारी, प्लेग, हैजा वगैरह, डायरिया वगैरह सर्प डस ले तो उससे दफनाते हैं। मृत्यु के 10 दिन क्या 10 माने या 10 गात्र करते हैं, ठीक है। और इनका विश्वास रहता है कि मृत्यु के बाद या तो आदमी जो रहता है भूत योनि में आता है या देव योनि में। देव योनि पहुंचाने के लिए एक देव मिलोनी पूजा की जाती है। कौन सी? देव मिलोनी पूजा, ठीक है। उसके और मृत्यु के अवसर पर जो प्रधान होता है क्या रामायण वगैरह ये सब गाता है। अब इसी समय जो मृत्यु दान दिया जाता है ना, मृत्यु दान, उसको मूर्दान कहते हैं। कब? मूर्दान कहते हैं। और मूर्दान लेने वाला व्यक्ति होता है तो दसौंधी या नेगी कहते हैं। देखो कुछ टर्म पढ़े अपन ने। सबसे पहले जो 10वां दिन होता है मृत्यु का, उसको 10 यात्री या फिर 10 गात्र कहते हैं, 10 माने या 10 गात्र कहते हैं, ठीक है। और जो पूजा होती है जो आत्मा को देव मिलन में पहुंचाती है उसको देव मिलोनी पूजा कहते हैं, ठीक है। मृत्यु दान दिया जाता है उसको मूर्दान कहते हैं। और जो मृत्यु लेने वाला व्यक्ति होता है उसको दसौंधी या नेगी कहते हैं। 10 माने में विधवा स्त्री को पंच के सामने चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, ठीक है। जो विधवा स्त्री होती है पंच के सामने चूड़ियाँ पहनाने की प्रथा होती है, उसको पाटो या पातो प्रथा कहते हैं। नवाखानी अपन आगे देखें पितरों से संबंधित होता है, जहाँ पर कि नई फसल से पहले पितरों को इसको चढ़ाते हैं। गौड़ों का जो धर्म अनुष्ठान विश्वास, हराई लिंगो, कोई नेमा, बड़ा पेन, ठीक है। ऐसे जो बड़ा देव होते हैं, बड़ा देव को नाम क्या क्या अलग नाम इनके क्या क्या नाम है इनके बड़ा देव के? रायलिंगो हो गया, कोई नामा और बड़ा पेन, ठीक है। अभी देखा था अपन ने जो रायलिंगो है ना, इन्होंने सभी जो पूजा करते हैं, याचना करते हैं किसकी? शिव जी की, तो सारे गुणों को रिहा करा देते हैं, ठीक है। तो इनको बड़ा देव या रायलिंगो कह रहे हैं। कोई नामा, कोया पुणे में बड़ा पेन, सफेद घोड़ा सफेद विषधारी होता है और साल के वृक्ष में इनका निवास स्थान होता है, इनका बड़ा देव का। ठाकुर देव ग्राम के रक्षक देवता होते हैं, साल वृक्ष में इनकी निवास करते हैं। नारायण देव के बारे में बात करें तो घर की दहलीज में निवास स्थान होता है इनका, काली शक्तियों से रक्षा करते हैं, है ना। और घमसेन के बारे में बात करें तो बुद्धि और बल की देवता होते हैं। देखो बड़ा देव कौन से इंपॉर्टेंट देवता है इनके? रायलिंगो भी कह रहे हैं, ठीक है। और कोया पुणे में बड़ा देव सफेद घोड़ा श्वेत वस्त्रधारी होते हैं और साल वृक्ष में इनका निवास होता है। ठाकुर देव ग्राम के रक्षक देवता है, साल वृक्ष में इनका निवास रहता है इनका, ठीक है। घमसेन बुद्धि और बल के देवता होते हैं। खेरमाई ग्राम देवी और महुआ के वृक्ष के में निवास करते हैं। दूल्हा देव के बारे में बात करें तो रोगों को दूर करने वाले देवता होते हैं। विवाह के समय पूजा इनकी होती है, महादेव को ही दूल्हा देव के रूप में पूजते हैं। देखो कौन कौन से देवता? बड़ा देव देखा, ठाकुर देव, नारायण देव, घमसेन देव, खेरमाई, दूल्हा देव। बड़ा देव सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, रायलिंगो है ना, कोया पुणे, बड़ा देव, सफेद घोड़ा श्वेत वस्त्रधारी है ना, निवास साल का वृक्ष होता है, ठीक है। ठाकुर देव का भी साल का वृक्ष होता है, ग्राम के रक्षक देवता होते हैं। नारायण देव के बारे में घर की दहलीज में निवास करते हैं, ठीक है। घमसेन देव के बारे में बात करें बुद्धि बल के देवता होते हैं। खेरमाई के बारे में बात करें तो ग्राम देवी महुआ का वृक्ष में निवास करते हैं। दूल्हा देव रोगों को दूर करने वाले देवता होते हैं। विवाह के समय पूजा महादेव को ही दूल्हा देव के रूप में जानते हैं। अब बहुत सारी माता मैया होती हैं, गंगान माई, बंजारन माई, बड़ी माई, कलसा बाई, मेहरी बाई, ढुलकी माई, चरंगा, ढुलकी डलकी, है ना। और गौड़ों में टोटमी प्रथा भी अवधारणा भी प्रचलित है, जैसे सिद्ध पुष है ना, सिद्ध पशु, सिद्ध पक्षी वगैरह। साथ ही तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं, ठीक है। तांत्रिक को बरुआ या गुनिया कहते हैं, ठीक है। ओझा वगैरह भी ये कहते हैं ना। गौड़ों के प्रमुख पर्व के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिद्री के बारे में बात करें, ठीक है। इनका बिद्री जो पर्व होता है को दूसरा कलर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बिद्री हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बकबंदी देखेंगे इनका,
ठीक है। बकबंदी के बाद में देखेंगे इनका हर ढिली देखेंगे, कौन सा हर ढिली है ना। हर ढिली के बाद में नवाखानी देखेंगे इनका, है ना। नवाखा देखो कौन कौन सा, बदरी, बकबंदी, हर ढिली, नवाखानी, एक मड़ई भी होता है, ठीक है। मड़ई के बाद में यहाँ पे अपन मकई भी होता है ना, मकई मंडप, ठीक है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो रहता है एक मेघनाथ पर्व भी रहता है, ठीक है। लारू काज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लारू काज, देखो कौन कौन से लारू काज पढ़ेंगे, मेघनाथ पर्व और छेरता, ठीक है। मकई, मड़ई, ठीक है। नवाखानी और हरडली और बकबंदी बिदरी। यदि अपन बात कर रहे हैं किन के बारे में, बिदरी के बारे में। इसमें क्या होता है, जेठ का जो महीना होता है उस टाइम पर ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें जो ठाकुर देव की पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें सारे जो गांव के लोग होते हैं ग्राम उत्सव के रूप में मनाते हैं। सभी जो किसान होते हैं गांव के, एक मुखिया होता है ना, अपन देखा था मुखिया, उसके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और बिदरी की पूजा करते हैं। गांव का जो बेगा होता है, जो अपन ने देखा ना बेगा, जो पुजारी होता है, ठाकुर देव के स्थान पर क्या करता है, ठाकुर देव तो हो ही नहीं, तो ठाकुर देव के स्थान पर मुर्गों की बलि देता है वो, ठीक है। अब उसका जो खून होता है, देखो क्या होता है, जेठ के महीने में होता है। जेठ में मतलब बारिश होने लगती है, स्टार्टिंग होती है बारिश की, तो ठाकुर देव की पूजा करते हैं लोग, है ना, किसी भी तिथि को जेठ महीना में। और गांव के एक टाइप से ग्राम उत्सव होता है, बिदरी मतलब ग्राम उत्सव होता है। और गांव के सब लोग थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर के गांव के जो मुखिया होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे अनाज को इकट्ठा कर देते हैं। अब जो बेगा होता है, ठाकुर देव तो है नहीं, तो ठाकुर देव के स्थान पर बलि की पूजा, मुर्गा की बलि दे देते हैं। उसमें मुर्गा में जो खून निकलता है, जो अनाज सब लोग लेके आए ना, उसमें मिला देते हैं। अब उस अनाज को लेकर के सब लोगों को बांट देते हैं। जब वो बावनी होती ना उस टाइम पे, तो उस बीज में वो उसको मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, अनाज को बीज में मिलाने से ऐसा माना है कि अच्छी फसल होगी। अगला बकबंदी, देखो ये क्या होता है, जी बिदरी एक लाइन से त्यौहार है, जेठ आषाढ़ का महीना, आषाढ़ की पूर्णिमा को लिंगो देव के बारे में पूजा की जाती है। देखो यहाँ पे बिदरी में ठाकुर देव की पूजा की जा रही है, बकबंदी में लिंगो देव की है। इसमें गांव जो बेगा होता है, वो पलाश के पौधे होते हैं, उसकी जड़ से रेसे निकाल करके उनको हल्दी में रंग देता है, और मंत्र बोलते हुए घर के प्रत्येक युवक की दाई कलाई में उनको रेसों को बांध देते हैं। कलाव नहीं बांधते उस टाइप से ना, और घर और खेत में रेसों को भी गाड़ देते हैं। और रक्षा सूत्र के रूप में बांधने से जो बाधा से पीड़ा नहीं होती है, पशुधन वगैरह होते हैं, फसल रोगों से मुक्त रहती है, मतलब ऐसी मान्यता रहती है इनकी, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। तो यही है कि मतलब इनका पीछे तर्क रहता है कि जो लिंगोदेव रहते हैं ना, अपने भैया को अग्नि परीक्षा वगैरह देते हैं, मतलब शक वगैरह कर देने लगते हैं उसके भाई वगैरह, ठीक है। तो अग्नि परीक्षा देते हैं, तो वो जंगल में जाते हैं, तो जो नागा बेगा रहते हैं ना, तो ऐसे उनको मतलब हाथ में बांध देते हैं इनको, तो वही चीज़ें चलने लगती हैं। बकबंदी में आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं लिंगोदेव रहते हैं इसमें, ठीक है। जो बेगा पलाश की जो पौध होती है, उनको जड़ों को निकाल करके हल्दी में रंग करके कलाई में बांध देते हैं, और घर खेत वगैरह वहाँ भी गाड़ देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसा माना जाता है कि ठीक ठाक फसल वगैरह होगी, कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। हर ढिली नाम से पता लग रहा है, सावन महीना की अमावस्या को मनाते हैं इसको, ठीक है। जब खरीफ की फसल बोने का समय होता है ना, कंप्लीट हो जाता है, तो बैलों को हर से ढील देते हैं, यानी खोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों बैलों को नहला धुला करके पूजा करते हैं। साथ ही बेगा हर घर के द्वार पर छप्पड़ के नीचे भिलावों के पत्ते होते हैं, और जोगी लटी बेल को दबाता है, ठीक है। और इससे हर निरोग एवं खेत की फसल होती है, जोगी लटी बेल की तरह फलती है, खूब फलेगी, और बिलावों की तरह खूब फूलेगी, ऐसा मानता है। नवाखानी में क्या रहता है, देखो भादों के महीने में, देखो अपने लाइन से देखे, बिदरी मतलब जेठ में हो रहा है, बकबंदी आषाढ़ की पूर्णिमा को हो रहा है ना, और जो हर डिली होता है सावन महीना की अमावस्या को कर रहे हैं। नवाखानी मतलब भादों महीना के शुक्ल पक्ष को, किसी पक्ष में 15 दिन होते हैं ना, ठीक है। तो गोणों में जो पहला जो फसल होती है वो पितृ पूजा का त्यौहार होता है। उसमें सबसे पहले जो पीले चावल दे करके अपने देवताओं पूर्वजों को निमंत्रित करते हैं, फिर नवाखानी जो करते हैं उस दिन
ककड़ी वगैरह, कुमड़े वगैरह, उनके फूलों से जो रहता है ना, अनाज होता है ना, उस पर छिड़कते हैं, ठीक है। और खीर पूड़ी वगैरह थोड़ा थोड़ा, और उन पर खाल छिड़कते हैं और दीप पितरों के स्टाफ से चढ़ा देते हैं। उसके बाद में लोग इनको खाते हैं। मड़ई में दीपावली के अवसर पर दीपावली की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक 15 दिन तक धूमधाम से मनाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता है जो मंडप वगैरह होता है ना, उसमें गुरु दोगुन का विवाह है ना, मकई मंडप में गुरु दोगुन का विवाह दीपावली की प्रतिमाओं गंगायन देवी के साथ में होता है, ऐसा माना जाता है। तो इनकी स्मृति में अपन मड़ई जो उत्सव को मनाते हैं। छेरता में अपने टेसु बोलते हैं, उस टाइप से छेरता होता है। पौष महीना में कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है? इसमें बच्चों का त्यौहार है, जब बच्चे एक हाथ में एक छड़ी लेके चलते हैं और कंधे में एक झूली टांग लेते हैं। घर घर जा करके आंगन को वो कुरेदते हैं और बोलते हैं छेर छेत्ता छेत्ता, छेर छेत्ता छेत्ता, ऐसा गाना गाते हैं। जब तक वो रट लगाते हैं तब तक उनको अनाज नहीं मिल जाता है। अनाज मिल जाए तो दूसरे घर में चले जाते हैं, है ना। ज्वार और क्वार चैत्र की नवरात्रि में, ठीक है, जवारा जो होता है ना, और जवारा नृत्य होता है, वो वर्ष में 2 बार मनाते हैं। एक तो आदिवासियों की शक्ति का पूजा स्थल होता है, एक तो प्रथम दिन खेत से मिट्टी ला करके गेहूं को वो बीच में बोया जाता है, इसको जवारे कहते हैं। और 9वें दिन नदी तालाब में उनको विसर्जित कर देते हैं। मेघनाद करो, देखो ये प्रथम पक्ष में होता है, फागुन महीना के में खंबा होता है, उसको मेघनाद के रूप में मान्यता की जाती है, ठीक है। सब लारू का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रत्येक परिवार को 9 या 12 वर्ष में एक बार ये करना ही पड़ता है, जो नारायण देव के सम्मान स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है, ये सुअर का जो विवाह का प्रतीक माना जाता है, सुअर की बलि दी जाती है। प्रत्येक परिवार जो गौण परिवार समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी के अवसर पर ये सब करता है। नृत्यों के बारे में देखें तो बहुत कर्मा, सुआ, सैला, सजनी, ठीक है, दीवान, कर्मा, सुआ, सैला, सजनी, दीवानी, बढ़नी, बिरहा, कहरवा और ढंडार, ये सब ऐसे नृत्य होते हैं। जो कर्मा को होता है, वर्षा ऋतु को छोड़ दिया है तो सब टाइम पे करते हैं। स्त्री प्रधान नृत्य बाद इंद्र मादर प्रयोग होता है। ये विश्व का प्रथम लोक नृत्य है, ठीक है, जिसका गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है इसको शामिल। कौन सा? कर्मा का। सैला के बारे में बात करें, सैला मतलब पत्थर से मतलब रहता है ना, पहाड़ वगैरह से संबंधित है इसका। यार ये निशान क्यों आ रहा है? इसमें दशहरे से प्रारंभ होकर के सर्दी ऋतु तक चलता है, ठीक है। पहले क्या होता, जो गौड़ राजा होते ना, सैनिकों की छावनी पहाड़ों पठारों पर बनी होती थी, तो गौड़ सैनिक अपने शिविरों में नृत्यों के द्वारा व्यायाम करते थे। तो शैल शिखरों में नाचे जाने के कारण इसको सैला नृत्य कहा जाता है। अब जो नर्तक होते हैं वो उसमें केवल पुरुष होते हैं और दूसरे गांव में चले जाते हैं नाचते नाचते, उसको तो गिरदा नृत्य भी कहते हैं इसको। अगला सुआ होता है। जब फसल पक जाती तो जो नृत्य लड़कियां होती हैं और लड़की, तो स्त्री प्रधान नृत्य होता है, उस तोता को संबोधित करते हुए गाना गाती हैं, ठीक है, तो उसको सुआ नृत्य कहते हैं, ठीक है। बाद ताली की थाप, ताली बजाती रहती हैं और उसको नाच करती रहती हैं। अगला होता है सजनी। सजनी में क्या रहता है, जब घरों में लड़की को लेने के लिए समधी जी आते हैं तो घर के लोग खुश हो जाते हैं, तो इसको गीत को गाते हैं, ठीक है। समधी घर में आंगन में समधी को पकड़ कर नचाती हैं। दीवानी नृत्य में, इसमें दिवाली के दिनों में इसको करते हैं, जो हीर कौड़ियों के जेवर पहन करके हाथ में बांसुरी और गदा लेकर के घर घर जाकर दुआ न करता है। बड़ौनी में ये भी विवाह के टाइम पर किया जाता है। विवाह मंडप के नीचे खड़ी होकर के बारात वालों को गाली देते हैं, मतलब इसमें, और जो बारात वाले नेक वगैरह देते हैं इसको। बिरहा में क्या, सुनसान रास्ते में जो गाना गाते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है, अलाप लेकर के गाते हैं। कैरवा मतलब एक टाइप से, कैरवा खुशी के अवसर पर गाया जाता है। लड़की वाले मंडप तले जब लड़का लड़की भावर उपूड़ होती है तब इस टाइप से इसको कहते हैं। गौर गेंडी गेंचो गोंचो, देखो गौर का मतलब होता है जंगली भैंसा, मड़िया के द्वारा नई फसल आने पर करते हैं, ठीक है। जनजाति के शिकार भावना का प्रतीक होता है वेरियल एलिमेंट के अनुसार, और देश का सबसे अच्छा नृत्य है कौन सा? गौर। गेंडी में बात करें, बांस ऐसे बोलते हैं, जैसे एक जो कोई लड़का रहता है ना, ऐसे डंडे बांध लेता अपने पैरों से, तो हाइट तो पहले तो इतना सा था, और पैरों में डंडे बांध ली तो बहुत ऊंचा हो जाता है ना।
इससे ऊंचा हो जाता हो, तो यही अपन गेंडी कहते हैं। ठीक है, बांस के डंडे जिन पर खड़ाऊ के समान पायदान लगा होता है और गौड़ युवक लकड़ी की ऊंची कैंडी पर चढ़ करके नृत्य करता है। डिटोंग होते हैं, प्रेमी होते हैं, नृत्य की गति रहती नृत्य कहते हैं। कक्सार में, कक्सार का मतलब क्या होता है, मतलब वर्षा देव से संबंध है और अपने इंद्र देव होते हैं ये। तो नृत्य मुड़िया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कक्सार द्रव लिंगो देव को प्रसन्न करने के लिए। गोंचो में अच्छी बच्चा के लिए किया जाता है और गोंचो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। टीना में अच्छी वर्षा के लिए होता है। ठीक है, ये कक्सार भी अच्छी वर्षा के लिए कर रहे थे और उसमें गौड़ एक दूसरे के पैर फंसा कर नृत्य करते हैं। दिवाली के बाद गौड़ स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला। ढंढार, ढंढार मतलब दशहरा और दीपावली पर होता है। गौड़ जनजाति का लोक नृत्य है। गीत भी कई है, जैसे कि देखें, बात करें खाउल पाटा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है ना, मुख्यतः माड़िया और गोंड। गोंडवारी में वही है कि गोंड योद्धाओं की कथा होती है, पंडवानी में महाभारत की कथा होती है, लेकिन इसमें मुख्य भीमसेन होता है। रामायणी में रामायणी की कथा होती है। ठीक है, और इसमें मुख्य लमसनाई होता है और लक्ष्मण, ठीक है, आधारित होती है। 10 गीत मतलब देवताओं का यशगान होता है। झूमा झामर में प्रेम गीत होता है। दादरिया में युगल प्रेमियों की वार्तालाप होती है, और है ना। चित्रकला में बात करें तो 2003 में इनको जीआई टैग मिला है। नोडोरा होता है, गौड़ महिलाओं के द्वारा घरों की दीवार पर मिट्टी की उभरी रेखाओं के द्वारा भित्ति अलंकृत किया जाता है। पशुपक्षी के चित्र बनाए जाते हैं। डिगना कला बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाह के अवसर पर रेखी चित्र वगैरह, त्रिकोणीय ज्यामिति वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, जनगढ़ कलाम आगे पढ़ेंगे, जनगढ़ श्याम वगैरह भी बनाते हैं ना। तो जनगढ़ श्याम की जो कला बनाई थी, जनगढ़ कला का नाम ही पड़ गया है। प्रधान चित्रकला पाटकगढ़ चित्रकला। प्रमुख चित्रकला देखेंगे पर भज्जू श्याम है ना, दुर्गाबाई व्याम वगैरह है ना। राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो गौड़ों के आंतरिक मामलों में जो पंचायत होती है वही निपटाती है मुकद्दम मामलों को। तो मुकद्दम जो रहता है गौड़ों का पंचायत का मुखिया होता है। मुकद्दम गोटिया या भोई कहते हैं उसको अपन। देखो अपने कोलों में देखा था कौन था इसमें, मुकद्दम चौधरी वगैरह था ना, और उनकी पंचायत को गोहिया कह रहे थे। यहाँ पर गोटिया मुकद्दम भोई इनका मुख्य होता है। मुकद्दम इनका मुख्य हो गया। ठीक है, इसका जो नियुक्ति रहती है परंपरागत तरीका से रहती है, यानी पिता के पीछे उनका पुत्र ही मुकद्दम बनता है। इसके बाद दूसरा नंबर कोटवार, उसकी मुकद्दम की मदद करता है, सरकारी सूचना रिपोर्ट वगैरह, जन्म मरण का हिसाब वगैरह। दीवान मुकद्दम को गुप्त सूचना देने का काम दीवान करता है ना। पंचायत का सबसे वृद्ध सदस्य होता है, उसको लेखई कहते हैं। ठीक है, और जो गुनिया ओझा बरुआ तंत्र मंत्र का कार्य करता है। कौन कौन से हो गए, मुकद्दम कोटवार देवान लिखई और गुनिया। कौन हो गया, मुकद्दम कोटवार देवान लिखई, ठीक है, ओझा बरुआ या अपन उसको गुनिया बोल रहे हैं। मुकद्दम मुख्य हो गया, ठीक है, मुखिया हो जाता है। कोटवार सूचना देने वाला व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, इसका यानी मुकद्दम का एक टाइप से कौन हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। दीवान मतलब गुप्त सूचना मुखिया को देता है। लिखई मतलब पंचायत का वृद्ध सदस्य होता है, और तंत्र मंत्र का काम गुनिया करता है। आर्थिक जीवन कृषि प्रधान होते हैं और झूम कृषि करते हैं। इनकी कृषि को झूम कृषि को बारी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिप्पा डिप्पी कृषि होती है, झाड़ियाँ जलाने के पश्चात डिप्पा डिप्पी कहते हैं। पर का मतलब वृक्ष जलाने के पश्चात। पोंडा मतलब पहाड़ी ढाल पर सीढ़ी निवार जो खेती करते हैं। क्या होगी, देखो मुख्य इनकी जो स्थानांतरण कृषि इसको बारी कहते हैं। डिप्पा डिप्पी झाड़ी जलाने पर का मतलब पहाड़, वृक्ष जलाने पर, पोंडा मतलब पहाड़ियों पर। गौंड 2 प्रकार की फसल लेते हैं, एक तो सियारी कहते हैं और दूसरी उनारी होती है। उनारी मतलब रबी फसल, सियारी मतलब खरीफ फसल। हरवाई या हलवाई यानी जब भूमि हल बैल है ना पर किराए पर लेकर की जाती हो ना, भूमि हर बैल को किराए पर, उसको क्या हरवाई या हलवाई कहते हैं। आगे भील जनजाति के बारे में यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। गौंडों के बारे में बहुत शानदार तरीके से अपने पढ़ा, जो भी सारे फैक्ट थे, डायमेंशन थे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।